जरा सोचिए कि आपने अपनी मेहनत की पूरी कमाई से एक ज़मीन खरीदी, रजिस्ट्री भी हो गई, लेकिन कुछ महीनों बाद पता चला कि उसी ज़मीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम से हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि असली पीड़ित कौन है, असली विक्टिम कौन है, जो पहले जो रजिस्ट्री करवाया या जो बाद में रजिस्ट्री कराया। क्योंकि बाद में जो रजिस्ट्री कराया वो भी बोनाफाइड मैनर में अपने एक कॉन्सिडरेशन यानी पैसे दे के जमीन रजिस्ट्री कराई है, तो वो भी एक विक्टिम ही है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि जब एक ही ज़मीन की दो रजिस्ट्री होती है तो दोनों में से विक्टिम कौन है और क्या क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो मैं प्रियांशु राजगिरी जो पटना हाई कोर्ट में अभी प्रैक्टिस करता हूँ। तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले है कि अगर एक ही ज़मीन की दो या उससे ज़्यादा रजिस्ट्री हो जाए तो क्या करें। तो ऐसी स्थिति में दोनों, पहला खरीदार जो फर्स्ट परचेजर है और दूसरा खरीदार जो सेकेंड परचेजर है, दोनों विक्टिम माने जाते हैं, लेकिन उनका नुकसान और कानूनी अधिकार अलग अलग प्रकार के होता है। तो जो फर्स्ट परचेजर है, जो पहला पीड़ित है, वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले जमीन खरीदी थी और उसकी रजिस्ट्री पहले की तारीख में हो चुकी है, उसका हक पहले से स्थापित है। लेकिन जब विक्रेता वही जमीन किसी और को भी बेच देता है तो उसके वैध हक पर विवाद पैदा हो जाता है, डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। इसलिए पहला परचेजर लीगल विक्टिम कहलाता है। जो पहला परचेजर होता है वो लीगल विक्टिम होता है। और आप सेक्शन 48 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट साफ कहती है कि पहले खरीदार का हक हमेशा पहले रहेगा, लेकिन अगर दूसरे खरीदार को धोखे से बेचा गया तो वो भी पीड़ित यानी विक्टिम ऑफ फ्रॉड माना जाएगा, कि वो भी फ्रॉड का एक पीड़ित इंसान है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह साफ कहती है, जैसे कि एक केस दिया गया कि हरदेव सिंह वर्सेज गरमैल सिंह में कहा गया है कि पहले खरीदार का हक जो है मजबूत है, पर दूसरा खरीदार भी धोखे का शिकार है, इसलिए उसे रिफंड और कंपेंसेशन का हक है। जो रिफंड, जो पैसे अगर दे के वो जमीन जो रजिस्ट्री कराया है, रिफंड और उसके अलावा कंपेंसेशन का भी हकदार है वो। तो जो फर्स्ट परचेजर का क्या क्या लीगल रिमेडीज हो सकता है, क्या क्या अपना कानूनी रिमेडी अवेल कर सकता है, ले सकता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला तो डिक्लेरेटरी सूट, जो सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिया गया। जनरली हम लोग इसको टाइटल सूट भी बोलते हैं, जैसे कोर्ट की भाषा में इसको टाइटल सूट भी बोलते हैं कि ये टाइटल सूट है। तो वो क्या करेगा कि टाइटल सूट कोर्ट में लाएगा। दूसरा है कि इंजंक्शन सूट, जो ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी बात करती है इंजंक्शन सूट, जैसे कि जो अगर सेकेंड परचेजर है वो प्रॉपर्टी पे कब्जा ना करे तो वो अपना इंजंक्शन सूट भी ला सकता है कि जहाँ जैसे भी मैंने प्लॉट हो वहाँ पे वैसी ही स्थिति बनी रहे, उस पर कोई कब्जा ना करे। और तीसरा क्या है कि फ्रॉड कंप्लेंट, वो फ्रॉड का कंप्लेंट भी कर सकता है। किस सेक्शन में? धारा 318, जो आपका सेक्शन 318 जो भारतीय न्याय संहिता का है, जो बात करती है कि धोखाधड़ी द्वारा संपत्ति प्राप्त करना, चीटिंग, जो आपके जनरली हम लोग जानते हैं लोग 420, जो सेक्शन 420 है, सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी, वो सेम बात करता है। तो वहीं सेम 420 जो है सेक्शन 318 में दिया गया है। 336(1) का भी ला सकते हैं कि 336 भारतीय न्याय संहिता, जो कोई भी मूल्यवान दस्तावेज जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, कि जालसाजी, फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट, कोई भी मूल्यवान दस्तावेज की अगर जालसाजी कर रहा है तो उसका भी केस लाया जा सकता है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी एक रजिस्ट्री हो चुकी है। फिर भी अगर जो सेलर है, विक्रेता है, अगर दूसरे से जमीन को सेल करता है तो वैल्यूएबल जो सिक्योरिटी है उसका जालसाजी कर रहा है, तो इसका भी केस आप कर सकते हैं। फिर धारा 336(2) भारतीय न्याय संहिता की बात करती है कि धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी,
फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग। ये भी केस जो आपका फर्स्ट परचेजर है, फर्स्ट क्रेता है, वो कंप्लेंट कर सकता है। दूसरा पीड़ित, तो जो दूसरा पीड़ित है सेकेंड परचेजर, तो सेकेंड परचेजर ये व्यक्ति सद्भावना से इन गुड फेथ में जमीन खरीद रहा है कि उसको नॉलेज नहीं है कि जो विक्रेता है, जो सेलर है, कि ऑलरेडी वो जमीन सेल कर चुका है। तो क्या होता है कि अगर उसको पता नहीं है तो गुड फेथ में जमीन खरीद रहा है, उसके लिए जो जमीन खरीद रहा है उसके लिए वो एक अपना एक कंसिडरेशन यानी पैसा भी पे कर रहा है, पूरा पैसा चुकाता है, रजिस्ट्री कराता है। पर बाद में पता चलता है कि ये जमीन पहले ही किसी और को बेची जा चुकी थी, इसलिए धोखाधड़ी फ्रॉड का शिकार होता है। इसलिए दूसरा परचेजर भी विक्टिम है, लेकिन ये फाइनेंशियल विक्टिम है, ये सिर्फ पैसा का विक्टिम है। तो देखते हैं कि जो सेकेंड परचेजर है उसके पास क्या क्या लीगल रिमेडी है, तो क्या क्या माने कानूनी रिमेडी ले सकता है। तो स्टेप 1 में पहले क्या करेगा कि तुरंत रोकथाम, इमीडिएट प्रिवेंशन करेगा कि जो दोनों सेल डीड, जो फर्स्ट परचेजर का सेल डीड है और उसका सेल डीड है, जो इसको हम लोग हिंदी में केवाला बोलते हैं लोग, कि परमारी सर्टिफाइड कॉपियाँ ले लेगा जो उसका है और जो पहले से ऑलरेडी है, तो दोनों की सर्टिफाइड कॉपी ले लेगा। और एक इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट तुरंत सब रजिस्ट्रार ऑफिस से निकालेगा। तो एक इनकम्बरेंस जो सर्टिफिकेट होगा, इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाया जाएगा आगे चल के, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है इनकम्बरेंस। उसमें बोला जाएगा कि इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होता क्या है, कैसे निकाला जाता है, किस किस स्टेट में किस वेबसाइट से निकाल सकते हैं, कहाँ निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर वो है कि रिवेन्यू रिकॉर्ड, जमाबंदी, म्यूटेशन स्टेटस तहसील रिवेन्यू ऑफिस से चेक करें। जो जमाबंदी, जो म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन के बाद जमाबंदी एक बनता है जो आपके तहसील या रिवेन्यू ऑफिस में मिलता है, उसको भी ले लेगा। अगर कब्जा पोजीशन नहीं लिया है तो कब्जा लेने की कोशिश न करे, तेजी से कानूनी कदम उठाए। जो अगर पोजीशन नहीं लिया है सेकेंड परचेजर, तो वो पोजीशन लेने की गलती ना करे, क्योंकि वो कानूनी प्रक्रिया में जाए, क्योंकि वो जो फर्स्ट परचेजर है उसका हक बनता है, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी वो रजिस्ट्री करा चुका है। स्टेप 2 में है कि वकील से मिलकर, जो पहले जो दोनों सेल डीड है वो पहले वो ले लेता है, फिर उसके बाद जो जमाबंदी है जो ऑलरेडी किसके नाम से कायम है, अगर हो सकता है कि फर्स्ट परचेजर ने म्यूटेशन करा लिया तो उसके नाम से होगा, नहीं तो ऑलरेडी सेलर, जो सेलर है विक्रेता, उसके नाम से होगा। और वकील से मिलकर एक नोटिस भेजे, जिसको लीगल नोटिस हम लोग बोलते हैं, जो लीगल नोटिस एक वकील से लिखवा कर और भेजा जाता है। तो वकील से तुरंत लीगल नोटिस तैयार कराए और विक्रेता को भेजे, एक रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से भेजे। नोटिस में मांग करे कि पूरी रकम की वापसी, जो प्रिंसिपल जो अमाउंट है जो आपने जमीन रजिस्ट्री करवाने के लिए दिया है उसको वापस करे, और साथ में जो ब्याज, जो इंटरेस्ट भी दे, क्योंकि आपने पैसा दिया है उतने दिन से, तो उसका इंटरेस्ट भी आप मेंशन कीजिए कि 5% आप इंटरेस्ट, चाहे 6%, जो भी इंटरेस्ट आप मेंशन कर सकते हैं वो मेंशन कर दीजिए लीगल नोटिस में। या डैमेजेस, तीनों चीज़ आप मेंशन करके एक लीगल नोटिस भेजिए। अगर विक्रेता रकम वापस कर दे तो आप मामला ख़त्म कर देंगे, सेटलमेंट एक क्लॉज बन जाएगा, जैसे कि उसी टाइम अगर पैसा दे रहा है तो एक सेटलमेंट क्लॉज बन जाएगा, हो जाएगा वो। नोटिस में समय दे, जैसे कि 15-30 दिन का समय दे दे कि अगर 15-30 दिन में पैसा रिटर्न कर दे, और नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे केस करने, और न करने पर सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई की चेतावनी दे। स्टेप 3 में है कि एफआईआर या क्रिमिनल कंप्लेंट। तो देखिए एफआईआर और क्रिमिनल कंप्लेंट में यह है कि एफआईआर क्या होता है कि पुलिस के पास किया जाता है, और कंप्लेंट जो है ये कोर्ट में किया जाता है। तो जो भी आपके जुरिडिक्शन का, जो भी आपके क्षेत्राधिकार का जो भी मजिस्ट्रेट है उसके पास डायरेक्ट कंप्लेंट किया जा सकता है डायरेक्ट। तो ये आप कोर्ट में भी कर सकते हैं या पुलिस के पास भी जाके एफआईआर कर सकते हैं। अगर विक्रेता ने जानबूझकर और धोखाधड़ी से बेच दिया तो एफआईआर दर्ज कराए। इसका है कि धारा 318 जो सेम है आपका 420 सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी। तो धारा 318 भारतीय न्याय संहिता 2023 जो बात करती है धोखाधड़ी द्वारा संपत्ति प्राप्त करना, चीटिंग, और धारा 316 में कर सकते हैं
भारतीय न्याय संहिता के आपराधिक न्यास भंग यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 336(1) में भी केस कर सकते हैं भारतीय न्याय संहिता के मूल्यवान दस्तावेज की जालसाजी, जो फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट हो रहा है। और 336(2) भारतीय न्याय संहिता में कर सकते हैं कि धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग, माने जो चीटिंग के लिए आपने डॉक्यूमेंट को फॉर्जरी किया है। और धारा 338 सेक्शन 338 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में भी केस कर सकते हैं कि जाली दस्तावेज का उपयोग करना, यूजिंग फोर्ज डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन, एफआईआर के लिए नोटिस, पेमेंट ऑफ प्रूफ, जो ईसी और सेल डीड साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाए, पुलिस में लिखित शिकायत एप्लीकेशन देकर रिकॉर्ड कराए और एफआईआर की कॉपी ले। तो ये तो आप पुलिस में भी केस कर सकते हैं और सेम प्रोसेस से जाके आप मजिस्ट्रेट के यहाँ भी कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टेप 4 में आता है कि सिविल सूट, क्योंकि इस केस में जो सेकेंड परचेजर केस में दो उसका रिमेडी बनता है, एक तो सिविल रिमेडी या एक है क्रिमिनल रिमेडी। सिविल रिमेडी में क्या है कि वो पैसा का डिमांड करेगा, और क्रिमिनल रिमेडी में क्या है कि उसके साथ गलत हुआ है, क्योंकि जो पहला जो विक्रेता है, सेलर है, उसने क्या किया कि वो फ्रॉड भी क्रिमिनल उसका लाइबिलिटी भी बनता है, क्योंकि उसने फ्रॉड का भी गलती किया है। तो उसका पास वो जो सेकेंड परचेजर है, जो सेकेंड क्रेता है, वो क्या करेगा कि क्रिमिनल केस भी करेगा, एफआईआर या कंप्लेंट कर लेगा, और सिविल केस से वो जाके कॉम्पेंसेशन लेगा। तो सिविल सूट में क्या करेगा? सिविल सूट रिकवरी या कैंसिलेशन या डैमेजेस। अगर विक्रेता रकम न लौटाए, अगर जैसे कि लीगल नोटिस देने के बाद वो अगर पैसा रिटर्न कर देता है तो वहीं पे बात खत्म कीजिए। अगर नहीं पैसा रिटर्न करता है तो क्या कीजिएगा कि एक सिविल सूट दाखिल करें, जैसे कि सिविल सूट फॉर रिकवरी ऑफ कंसिडरेशन। जो भी आपने पैसा दिया है उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, उसको तो रिकवरी के लिए आप सूट दायर कीजिए। सूट का मतलब होता है कि केस फाइल कीजिए। सूट फॉर डैमेजेस, जो भी फिर उसके डैमेज के लिए भी, जो भी आपका जैसे इंटरेस्ट हो गया, या अगर आपके पास उतना नहीं पैसा रहता तो कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करते पैसे कमाते तो उस डैमेज के लिए भी सूट कर सकते हैं। उसमें सूट का मतलब केस फाइल कर सकते हैं। तीसरा है कि सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ योर सेल डीड। जो आपका सेल डीड, जो सेकेंड परचेजर ने, जो दूसरा क्रेता ने जो अगर ज़मीन खरीदा है, तो उसमें वो भी मेंशन, एक ही, जैसे कि एक ही केस होता है ना, एक ही केस में ड्राफ्ट हो जाता है सारे जितने भी आपके लीगल इशू है, तो एक ही में सारा चीज ड्राफ्ट करके दिया जा सकता है। कि उसमें ये भी लिखा रहेगा कि जो आपका सेल डीड है उसको कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि बाद में उस पर कोई एम्बिग्विटी ना रहे, क्लियर हो जाए, टू क्लियर टाइटल। पर आमतौर पर आप चाहेंगे कि आपकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो ताकि विवाद साफ रहे। कानूनी आधार, जो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 48 या सेक्शन 55(2) और स्पेसिफिक रिलीफ सेक्शन 31 में कैंसिलेशन का बात किया गया है। तो जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी पैसा का लेन देन हुआ है, उसको कैंसिल किया जाए, और उसके आपके जो भी है सेल डीड है उसको भी कैंसिल किया जाए। स्टेप 5 अल्टरनेटिव रिमेडी भी है, जैसे कि कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं, नेगोशिएशन में जा सकते हैं। तो कंज्यूमर फोरम किस केस में जा सकते हैं कि अगर जैसे कि आपका जो भी विक्रेता, जो भी सेलर, अगर कोई डेवलपर है या बिल्डर है, जैसे कि आप किसी अपार्टमेंट में घर लेते हैं तो एक बिल्डर से लेते हैं या कोई आपका डेवलपर से लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि कंज्यूमर केस इसके रिगार्डिंग बन सकता है। तो आप अगर इस केस में, जैसे कि आप घर लेते हैं किसी अपार्टमेंट में, या तो आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे डिफिशियंसी या अनफेयर ट्रेड का ग्राउंड होता है कंज्यूमर फोरम में, जो वहाँ पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। या सेटलमेंट या मेडिएशन कर सकते हैं। वही सेटलमेंट मैंने जैसे कि दो पार्टी बैठी, एक थर्ड पार्टी भी बैठा, और जो बीच में जो इन लोगों के सेटलमेंट हो गया कि इतना पैसा दे के इसको बात को, इस केस को रफा दफा किया जाए, तो ये भी किया जा सकता है। अगर विक्रेता पैसा लौटाने के लिए तैयार है तो लिखित सेटलमेंट एग्रीमेंट करवा ले, उसमें फुल एंड फाइनल क्लॉज और टाइम पीरियड डाले। सेटलमेंट में बैंक गारंटी या पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट का प्रावधान कर ले ताकि फिर धोखा ना हो। इसके लिए जैसे कि अगर इमीडिएट पैसा दे रहा है, तुरंत के तुरंत अगर पैसा दे रहा है, तो कोई आपको पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट का जरूरी नहीं है। लेकिन अगर जैसे कि बिल्डर या डेवलपर बोलता है
या सेलर बोलता है कि हम 2 महीने के बाद पैसे देंगे, तो उसके लिए क्या करेगा कि आप एक चेक बनवा ले। चेक जो इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है कि चेक आप उसको उसके रिगार्डिंग के पैसे के लिए चेक बनवा ले। तो ऐसे ही आपके लीगल अपडेट के लिए, लीगल जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।